नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनाव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ शहरों का विकास नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिनटेक कंपनियों से हरित वित्त में अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष जुलाई में 18 लाख से अधिक अंशदाता जुटे। रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाए गए सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिबंध हटाए। मौसम विभाग का ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले 2 दिन तेज वर्षा का अनुमान। गुजराती फिल्म छेलो शो भारत की ओर से ऑस्कर के लिए नामित। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि ये समय युद्ध के लिए नहीं, बिल्कुल सही कथन है। म्यांमार की सेना के हवाई हमले में डेपियन शहर में 11 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत। और क्रिकेट में 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों और शहरी क्षेत्रों के नियोजन में व्यापक दृष्टिकोण रखने का आग्रह किया है। गांधीनगर में भाजपा शासित नगर निकायों के मेयरों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शहरी विकास का लक्ष्य केवल चुनाव जीतने के एकमात्र उद्देश्य से हासिल नहीं किया जा सकता। आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। हमारे देश के नागरिकों ने शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है, उसे निरंतर बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार शहरों के लिए लाभकारी निर्णय केवल इसलिए नहीं लिए जाते कि उनसे चुनाव में हार का भय बना रहता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को चुनाव केंद्रित होने के बजाय उपनगरों के विकास, बेहतर नियोजन और सड़कों की बिजली, पानी और सीवरेज व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नगर निगमों से लोगों का सीधा संबंध है, इसलिए महापौरों की ये जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों का विश्वास जीतें। आपको भी अपने शहरों को उस स्तर पर ले जाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके कहें कि हाँ, हमारे शहर में एक मेयर हुआ करते थे, तब इतना बड़ा परिवर्तन आया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है, यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। प्रधानमंत्री ने महापौरों से नियोजित शहरी विकास, आर्थिक क्षेत्र का निर्माण, शहरों में बेहतर परिवहन व्यवस्था और आवास तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि देश में 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क का काम चल रहा है। भाजपा सरकार शहरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। आजादी के अमृत काल में आज भारत अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। 2014 तक हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क 775 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर होलिस्टिक लाइफस्टाइल का भी केंद्र बने। आज 100 से अधिक शहरों में स्मार्ट सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन अभियान के तहत अभी तक देश भर में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। गुजरात में गांधीनगर में हो रहे 2 दिन के महापौर सम्मेलन में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भाजपा शासित नगर निकायों के 118 महापौर और उप महापौर इसमें भाग ले रहे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्तीय कारोबार से जुड़ी कंपनियों से आग्रह किया है कि हरित वित्त के क्षेत्र में मौजूद विशिष्ट अवसरों का लाभ उठाएं और सतत वित्तीय माहौल तैयार करने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने वित्तीय कारोबारी कंपनियों से कहा कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव रखें। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए सुश्री सीतारामन ने कहा कि सरकार में प्रत्येक व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान और किसी भी नीतिगत मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा मौजूद है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उनका बैंक वित्तीय कारोबार से जुड़ी कंपनियों के नवाचार को सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन उपभोक्ताओं के हितों की हर हाल में सुरक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करने की संस्कृति अपनानी होगी। फिक्की लीड्स 2022 कार्यक्रम में श्री पीयूष गोयल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए 2 अलग गुणवत्ता मानकों की मानसिकता बदलने पर बल दिया। उन्होंने उद्योग जगत से विनिर्माण क्षेत्र में 5 प्रमुख बातों गुणवत्ता, टिकाऊपन, डिजाइन, मूल्य और निरंतरता पर ध्यान देने का आग्रह किया। पीयूष गोयल ने बेहतर भविष्य के लिए हरित ऊर्जा, उत्सर्जन में कमी लाने, स्वच्छता और अन्य सतत विकास लक्ष्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत कृषि क्षेत्र में विश्व नेता बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के एक बड़े हिस्से की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। फिक्की लीड्स 2022 सम्मेलन में श्री तोमर ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि हुई है और भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक के रूप में उभरा है। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश को सतत विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण की सुरक्षा की भी आवश्यकता है। कल नई दिल्ली में जलवायु उद्देश्यों पर आधारित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भारत 14 से 16 लाख करोड़ रुपए का जीवाश्म ईंधन आयात करता है, जो कि देश पर पर्यावरणीय बोझ के साथ साथ आर्थिक भार भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आयात में कमी लाने के विकल्प खोजना वर्तमान समय की आवश्यकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष जुलाई में 18,22,000 नए सदस्य जुड़े हैं। पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में इसमें 24.48% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार 18,23,000 नए सदस्यों में से 10 लाख से अधिक पहली बार सामाजिक सुरक्षा दायरे में आए हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि पहली बार रोजगार की तलाश करने वाले बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के कार्यबल से जुड़े रहे हैं। जुलाई में संगठन से जुड़े कुल नए लोगों में महिला सदस्यों की संख्या 27.54% है, जो पिछले 12 महीने में सर्वाधिक है। ये संख्या संगठित कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी दर्शाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई दायरे PCAF से हटा दिया है। विभिन्न वित्तीय अनुपातों तथा कर्ज वसूली में विफलता से जुड़ी बैंक की गतिविधियों में सुधार को देखते हुए ये फैसला किया गया है। जब भी कोई बैंक निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर PCAF लागू किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े पैमाने पर कर्जों की वसूली न कर पाने और परिसंपत्तियों में से नकारात्मक अर्जन के कारण 2017 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को PCAF की सूची में शामिल किया था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए दीपावली की समय सीमा पर कायम रहना चाहता है और दोनों देश इसी दिशा में काम कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कल
दिल्ली में एक कार्यक्रम में भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बारे में ये बात कही। इससे पहले दिन में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि भारत और ब्रिटेन की इच्छा इस साल दीपावली तक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने की है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से रोजगार में वृद्धि होगी और अगले 25 सालों में भारत में आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि देश में पर्यटन स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का 3 दिन का सम्मेलन संपन्न हुआ। श्री रेड्डी ने राज्यों और अन्य संबंधित पक्षों से अपील की कि पर्यटन स्थलों और सभी होटलों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाए। उन्होंने राज्यों से पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने और साझा करने का अनुरोध किया। सम्मेलन के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि वैश्विक पर्यटन को मंदी से उबारने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनाव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ शहरों का विकास नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फिनटेक कंपनियों से हरित वित्त में अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष जुलाई में 18 लाख से अधिक अंशदाता जुड़े। रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाए गए सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिबंध हटाए। मौसम विभाग का ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले 2 दिन तेज वर्षा का अनुमान। गुजराती फिल्म छेल्लो शो भारत की ओर से ऑस्कर के लिए नामांकित। फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मैनुअल मैक्रों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि ये समय युद्ध के लिए नहीं, बिल्कुल सही कथन है। म्यांमार की सेना के हवाई हमले में डेपेयन शहर में 11 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत। और क्रिकेट में 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया। जागृति का कहना है कि ग्राहक अब स्वयं अथवा अपने वकील अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि ये समय युद्ध के लिए नहीं, बिल्कुल सही कथन है। श्री मैक्रों ने कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में कहा था कि वर्तमान दौर युद्ध के लिए नहीं है। इस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वे यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत की स्थिति से अवगत हैं और जितनी जल्दी हो सके युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सॉलिवन ने भी कहा कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी के कथन का स्वागत करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा है कि विश्व गंभीर संकट में है और इससे उबरने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आम चर्चा की शुरुआत से पहले अपने संबोधन में श्री गुतेरस ने कहा कि विश्व में मतभेद और विभाजन गहरे होते जा रहे हैं, असमानताएं बढ़ रही हैं और चुनौतियां व्यापक होती जा रही हैं। इनसे निपटने के लिए एकजुट कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष, जलवायु संकट और जैव विविधता की हानि, विकासशील देशों की वित्तीय स्थिति जैसे संकट विश्व के सामने है। म्यांमार के डेपियन शहर में सेना के हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए हैं।
यूनिसेफ ने कहा है कि विद्रोहियों के गढ़ सागेंग प्रांत में सैनिकों और हेलीकॉप्टर से गोलीबारी से एक स्कूल में आग लग गई, जिसके बाद से 15 लोग लापता हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा है कि विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्वच्छ भारत में स्टार्टअप की भूमिका पर चर्चा में भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। शहरों की साफ सफाई और कूड़े कचरे के उचित प्रबंधन को लेकर समाधान तलाशने वाले देश भर के स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने जनवरी महीने में स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज की प्रतियोगिता आयोजित की थी। कल दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक विशेष कॉन्क्लेव में समाधान तलाशने वाले 10 शीर्ष स्टार्टअप्स को विजेता घोषित किया गया। मिस्टर शर्मा, चुने गए 10 समाधानों को सरकार द्वारा 25 लाख रुपए की सहायता मुहैया करवाई जाएगी और 1 साल तक उनको तकनीकी से जुड़ा अनुभव दिया जाएगा और साथ में जो इस चैलेंज में मंत्रालय के साथ साझेदार स्टेक होल्डर्स रहे, वो भी इन स्टार्टअप्स को जमीनी स्तर पर उनके प्रयोग को लाने के लिए उनकी मदद करेंगे। स्वच्छता के मामले में नए समाधानों को आगे लाने में सरकार के ये कदम कैसे महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं? हम समझते हैं कि जो सरकार का उद्देश्य है स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व करने का, तो उसके पीछे जो 4 स्तंभ हमें नजर आते हैं, जिनमें एक सोशल इंक्लूजन की बात है और जीरो डंप, जिसमें हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, और फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं और ट्रांसपेरेंसी। स्टार्टअप्स एक बहुत ही इनोवेटिव सेगमेंट है इंडिया की। जो स्टार्टअप्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में हमारे जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं वो जाने जाते हैं और हम स्टार्टअप्स में काफी माहिरियत हासिल कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही इनोवेटिव माइंड्स हैं। तो उसी वजह से सरकार ने स्टार्टअप्स को इसमें पहल दी है। कूड़े कचरे का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती रही है शहरों में। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत की थी, जिसमें कि शहरों में किस तरह से कूड़े कचरे का उचित प्रबंधन किया जाए, कैसे उसका साइंटिफिक तरीका निकाला जाए, उसकी प्रोसेसिंग का, इसको लेकर कई काम किए जा रहे हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो वैज्ञानिक सोच को आगे रखते हुए इस तरह के समाधान तलाशे जा रहे हैं, उनसे कैसे समस्याओं को सुलझाने में मदद मिल रही है? देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके पास अच्छी न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं। उन्होंने बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट है उनको एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया है और उन्होंने एनवायरमेंट इकोलॉजी को भी सपोर्ट किया है, जिसमें कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं क्लाइमेट चेंज के, उनको हम काफी हद तक एड्रेस कर सकते हैं। और उन्होंने जो रिसाइकलिंग और इन सब चीजों से संबंधित जो नई टेक्नोलॉजीज वो लेके आए हैं वो काफी सराहनीय है। और खासकर जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि कुछ स्टार्टअप्स ने ऐसा काम भी किया है कि जिसमें जो रेड ब्रिक्स हैं उनको पेटेंट पेंडिंग लाइट वेट ब्रिक्स से रिप्लेस किया गया है, जिससे कि जो है अच्छा प्रावधान हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट को। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत में स्टार्टअप की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज विश्व अल्जाइमर दिवस है। अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का एक आम स्वरूप है। ये एक दिमागी बीमारी है जो व्यक्ति के मस्तिष्क को कमजोर कर उसकी याददाश्त पर असर डालती है। इस रोग में मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे स्मरण शक्ति की क्षति, याददाश्त परिवर्तन, अनियमित व्यवहार और शारीरिक गतिविधियों में परेशानी होती है। आकाशवाणी समाचार के स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आज मानसिक स्वास्थ्य और अल्जाइमर रोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में IBHAAS नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र धमीजा श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। गुजरात विधानसभा का 2 दिन का सत्र आज शुरू होगा। सत्र के पहले दिन आज वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक, गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक तथा गुजरात बिजली उद्योग पुनर्गठन और विनियमन विधेयक पर चर्चा की संभावना है। ये इस विधानसभा का अंतिम सत्र होगा। गुजरात में इस वर्ष दिसंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं।
गुजराती फिल्म छेल्लो शो को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए इसकी घोषणा की। छेल्लो शो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया है। ये फिल्म 14 अक्टूबर को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। छेल्लो शो का शीर्षक अंग्रेजी में लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म का रॉबर्ट डी नीरो के ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में उद्घाटन फिल्म के रूप में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था। इसने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते हैं। छेल्लो शो एक किशोर बालक की कहानी है। वो भारत के एक दूर दराज के गांव में रहता है और सिनेमा के साथ उसका गहरा संबंध जुड़ जाता है। ये फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक छोटा लड़का प्रोजेक्शन बूथ से फिल्में देखने में गर्मियों का पूरा समय बिताता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया है। मोहाली में कल रात भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। श्रृंखला का अगला मैच शुक्रवार को नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेला जाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने महिला एशिया कप 2022 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बांग्लादेश इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा और 7 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। उद्घाटन मैच 1 अक्टूबर को बांग्लादेश और थाईलैंड के बीच सिलहट क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका के साथ मैच से करेगी। मैच 1 अक्टूबर को भारतीय समय के अनुसार दिन में 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला पेश करते हुए स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आजादी के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में बताता है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे जन सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार लाने वाली महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में। आजादी के बाद भारत सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की जिनसे न सिर्फ भारतीय नागरिकों की वित्तीय स्थिति में सुधार आया बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन योजनाओं में शामिल हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना शुरू की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। केंद्र सरकार अब गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनरेगा के कामों का उपयोग इस तरह से करने का प्रयास कर रही है कि किसानों को भी इससे आय मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सुधार की गति को तेज करने और लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर की थी। भारत की आजादी के बाद गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नया विश्वास पैदा किया है और एक नई दिशा का संकेत दिया है। देश का गरीब जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के बावजूद भी 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करता है। इससे बड़ी गरीबों की अमीरी नहीं हो सकती। अगर इसको एक हम ताकत समझे और
ये जो उनके संस्कार हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक भूमिका है, जो उनके मन के आदर्श हैं, ये भी राष्ट्र की एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं। हमें उसको नर्चर करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के खर्च में सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। पीएम किसान केंद्रीय क्षेत्र की वो योजना है जो 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रारंभ की गई। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि का उद्देश्य गली कूचों में रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बेचने वाले ऐसे रेहड़ी पटरी वालों को किफायती दरों पर ऋण प्रदान करना है जो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जो देश के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए तक का पारिवारिक बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इन कदमों का उद्देश्य जनता को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के लाभकारी अवसर प्रदान करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और शिक्षित बनाना है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य समूहों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले 2 दिन तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। और मनोज, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, विभिन्न अखबारों ने अलग अलग शीर्षकों से खबरों की प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने महापौरों को संबोधन में केंद्र पर ही निर्भर न रहने के सुझाव और बड़े शहरों का बोझ घटाने के निकायों को प्रधानमंत्री की सलाह को सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को पहली खबर बनाया है कि चुनाव केंद्रित सोच से शहरों का विकास नहीं किया जा सकता। राजस्थान पत्रिका लिखता है 25 वर्ष का रोड मैप बनाने के पीएम मोदी ने दिए टिप्स। श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स में उद्घाटन की खबर को अखबारों ने चित्र सहित दिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है कश्मीर में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार खत्म। दैनिक भास्कर लिखता है 3 हॉल वाले मल्टीप्लेक्स के साथ घाटी में 32 साल बाद खुला बड़ा पर्दा। लोक सत्य और हिंदुस्तान की खबर है कर्नाटक में आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय के पूर्वी लद्दाख से मिले हर वक्त तैयार रहने के सबक को अमर उजाला ने अहमियत दी है। अखबार ने लिखा है कोच्चि में तटरक्षक बल के बेड़े में 105 मीटर लंबा पोत समर्थ शामिल। हिंदुस्तान की खबर है वाहन की गति तय सीमा से ज्यादा हुई तो अलार्म बजेगा, पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने और गलत पार्किंग का जुर्माना तय। नवभारत टाइम्स ने लिखा है गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान तेज। 5 दिन में 1000 से ज्यादा लोगों के चालान कटे। नाबालिगों की ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई शुरू। अमर उजाला की अच्छी खबर है देश में सख्त पर्यावरण कानून और बेहतर तकनीक ने खतरनाक गैस का उत्सर्जन कम किया। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में हुई वृद्धि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा चुनाव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ शहरों का विकास नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिनटेक कंपनियों से हरित वित्त में अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष जुलाई में 18 लाख से अधिक अंशदाता जुटे। रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाए गए सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिबंध हटाए। मौसम विभाग का ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले 2 दिन तेज वर्षा का अनुमान। गुजराती फिल्म छेल्लो शो भारत की ओर से ऑस्कर के लिए नामांकित। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना
कि ये समय युद्ध के लिए नहीं, बिल्कुल सही कथन है। म्यांमार की सेना ने हवाई हमले में डेपियन शहर में 11 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत और क्रिकेट में 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।